एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आपके YouTube चैनल ऑल इन वन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम लोग का क्लास 10th क्लास के फिजिक्स के प्रावर्तन में हम लोग पढ़ चुके थे। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के विभिन्न बिंदुओं के बारे में आज हम लोग जानने सीखने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2 या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, इसके संबंधों को स्थापित करना है। यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 5 नंबर के पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसको रिलैक्स होकर देखिएगा, बहुत समझ में आएगा। तो सबसे पहले किस दर्पण में इसको प्रूव करना है? तो अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। हमने एक अवतल दर्पण को बनाया ना जी। इस अवतल दर्पण को जब बनाया तो अवतल दर्पण को इस तरह करके बनाइएगा ना। तो अवतल दर्पण को इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। और दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं ना। और साथ ही साथ इसके बीचों बीच में अनंत से किरणें आई और आने के प्रधान के समानांतर गई, और जब दर्पण से परावर्तित हुई तो एक प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो मुख्य फोकस F कहते हैं। या A, यहां पर B, यहां पर M, यहां पर N। यानी कि सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण को बनाएंगे। जब अवतल दर्पण को हमने बना दिया, अब इसमें हमको प्रूव करना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि F बराबर R/2, यानी कि F बराबर R क्या जी? 2। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसी को प्रूव करना है। खूब ध्यान से देखना। जब भी किसी सूत्र को हमको प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमें उत्पत्ति लिखना होता है। क्या लिखना होता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि आपने इस फिगर को कैसे बनाया, आपने इस फिगर को कैसे बनाया, उसको हम लोग किसमें लिखते हैं? तो उत्पत्ति में लिखते हैं। यानी कि आपने फिगर बनाया तो सबसे पहले AB आपने एक अवतल दर्पण लिया। तो माना कि AB एक अवतल दर्पण है जिस पर MN किरण आपतित होती है, और आपतन होने के बाद जैसे दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से चली जाती है। हमने यही ना किया है जी। तो लिखेंगे उत्पत्ति में कि माना कि AB एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है जी? अवतल दर्पण है जिस पर MN किरण आपतित होती है, और परावर्तन के बाद F से चली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति को कैसे लिखेंगे? तो माना कि AB एक कौन दर्पण है? तो अवतल दर्पण है जिस पर कौन किरण आपतित होती है? तो MN किरण आपतित होती है, और जैसे दर्पण से टकराती है वैसे परावर्तित हो जाती है, और परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस F से चली जाती है। अब जब ये चली जाती है तो लिखकर तब यहां लिखना उत्पत्ति के नीचे लिखना है, सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। यही आपको प्रूफ करना है। अब देखते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन को प्रूव करना होता है तो सबसे पहले उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति के बाद में हम लोग सिद्ध करना लिखते हैं, और जैसे सिद्ध करना लिख देते हैं तब देखते हैं कि इसमें हमको एक्स्ट्रा कुछ करना है कि नहीं करना है। अब एक्स्ट्रा क्या करना है? आप लोगों से एक चीज पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। यह मेरा MN कौन किरण है? तो आपतित है।
एन से जो एफ से होकर चला गया, यह कौन किरण है? परावर्तित किरण है। यानी आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इसमें एक चीज और छूटा हुआ है और वह है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। और जैसे हम लोग सी से एन को मिलाते हैं, तो जब सी से एन को मिलाते हैं तो यही सी एन जो होता है वह एन बिंदु पर अभिलंब होता है, एन बिंदु पर अभिलंब होता है। इसीलिए हम लोग इसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? रचना। एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर रहे हैं? रचना। यानी जो भी फिगर में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जो भी हमको इसको सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग किस में लिखते हैं? तो रचना में लिखते हैं। तो रचना में क्या लिखेंगे कि सी से एन को मिलाया। अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर सी से एन को ही क्यों मिलाते हैं, आखिर सी से एम को क्यों नहीं मिलाते हैं, तो बताएंगे कि एम एन मेरा आपतित किरण है और एन एफ मेरा परावर्तित किरण है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में केवल अभिलंब होता है। और वह अभिलंब दर्पण में कब होता है? जब सी से इसके परावर्तक सतह को मिलाते हैं। तो सी से हम लोग एन को मिला दिए तो ये मेरा अभिलंब हो गया। जब अभिलंब हुआ तो यह मेरा आपतन कोण और ये मेरा परावर्तन कोण। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। जल्दी समझ में आ जाएगा? बोलिए यस सर। अब देखते हैं क्या रचना में सी एन को क्या किया? मिलाया। हमने सी से एन को मिला दिया, सी से एन को क्या किया? मिलाया। तो सबसे पहले हमको किसी भी प्रश्न को सिद्ध करना होता है तो क्या लिखते हैं? उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे लिखे हैं? तो माना कि ए बी एक अवतल दर्पण है जिस पर एम एन किरण आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाती है। ठीक है। अब हमको प्रूव करना, इतना तो उत्पत्ति हुआ। अब हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, यानी कि सिद्ध करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अब हम लोग रचना किए कि C से N को मिला दिए। C से N को क्यों मिलाए हैं? कि C से N को मिलाए हैं तो C से N जब मिलाएंगे तो यह N बिंदु पर जाके अभिलंब होता है, और जब ये अभिलंब होगा तो यह कोण 1 हुआ, यह कोण 2, यानी यह कोण मेरा आपतन कोण, तो यह कोण मेरा परावर्तन कोण। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए हम लोग सी से एन को मिला दिया। अब इसमें लिखना होता है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है कि जो आपको सिद्ध करना होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो हमने कितने टॉपिक्स को जाने? 4। सबसे पहले उत्पत्ति, दूसरा क्या जाने? सिद्ध करना है, तीसरा क्या जाने? रचना, चौथा क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? प्रमाण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रमाण। अब देखते हैं कि प्रमाण में कैसे हम लोग को बनाना है, ध्यान देना है थोड़ा सा। अब इसमें हम देखते हैं कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एक किस नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का भी मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसका अर्थ है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन कितना मान लिया? 1। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 9th क्लास में पढ़े हैं। ये जब दोनों कोण पैरेलल होता है और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस दोनों कोणों को अंतः एकांतर कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? अंतः एकांतर कोण। यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो अगर 1 का मान 20 डिग्री तो 3 का भी मान कितना डिग्री? 20 डिग्री। यानी कि यह दोनों कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि इसमें का एमएन किरण इस पीसी के समानांतर है और इसको एक सीएन रेखा तिर्यक प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कोण इसमें का 1 इसमें 3 के बराबर होगा ना। कौन कोण है? तो अंतः एकांतर कोण है। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। वो एंगल कौन है? तो एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है।
एकांतर अंतःकोण है। आज जब अंतः एकांतर कोण यानी एकांतर अंतःकोण बराबर हो गया, इसको इक्वेशन कितना मान लिया 2, यानी कि कोण 1 बराबर है 2 के और कोण 1 ही बराबर है 3 के। इसका अर्थ है कि 2 और 3 भी आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण 1 बराबर है 2 के और कोण 1 बराबर है 3 के। तो कोण 1 1 दोनों का बायां पक्ष बराबर, तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर। तो लिखेंगे इक्वेशन यानी समीकरण 1 और कितना से जी 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो दोनों के बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर। इसलिए कोण 2 इक्वल टू कोण कितना जी 3। अब देखिए कि कोण इसमें का 2 इसमें 3 के बराबर हो गया। अब ध्यान दो कि एक त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर होता है, कितने कोण 2 कोण, एक त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर होता है तो वैसे त्रिभुजों को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि CNF दिख रहा है ना, CNF इसमें कोण 2 बराबर है कोण 3 के, यानी CNF यानी कि कोण 2 बराबर है कोण 3 के। तो ये त्रिभुज मेरा कौन त्रिभुज होगा, तो ये त्रिभुज मेरा समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज CNF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बाबू जैसे त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो उसका 2 कोण भी बराबर होता है, साथ ही साथ उसके 2 भुजा भी बराबर होती है। यानी कि कोण CNF जब मेरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसमें का 2 कोण जब 3 के बराबर है तो 2 के सामने की भुजा CF, 3 के सामने की भुजा FN, ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए एंगल 2 बराबर 3 है, इसलिए 2 के सामने का भुजा CF बराबर है 3 के सामने के भुजा NF के, चाहे FN के NF लिख देते हैं। यहां पर लिखेंगे समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। कब, जब त्रिभुज एक ही हो, त्रिभुज अलग नहीं हो। जब त्रिभुज एक होता है और एक ही त्रिभुज में 2 कोण बराबर होता है तो उसके सामने का भुजा, उसके सामने का साइड भी आपस में क्या होता है बराबर। यानी कि कोण 2 बराबर जब 3 है तो 2 के सामने का CF, 3 के सामने का कौन जी FN, ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, ये जो NF होता है बाबू दर्पण में किसी भी दूरी को प्रधान अक्ष पर मापते हैं, और जब इसको प्रधान अक्ष पर FN को लाएंगे, जब बहुत बड़ा दर्पण हो, जैसे यह FN को इस तरह धीरे धीरे जब दर्पण पर इस तरह लाते हैं तो यह FN जो होता है सिमिलरली लगभग ये PF के बराबर होता है, PF के बराबर। तो यहां लिखेंगे चूंकि NF सिमिलरली का अर्थ होता है माने लगभग, उसके जैसा, उतना ही, लगभग मान, यानी NF लगभग बराबर किसके होता है PF के, यानी NF लगभग किसके बराबर होता है PF के। यानी ऐसे लिख सकते हो, जैसे लिखना NF बराबर PF, यहां पर लिख देना दोनों में लेस मात्र, लेस का अर्थ होता है बहुत कम, बहुत कम, लेस मात्र अंतर के कारण, अंतर के कारण। अच्छा, आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर हम लोग आखिर NF को PF क्यों मानेंगे, आखिर क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं बाबू। जो NF है वो NF मेरा प्रधान अक्ष पे नहीं है, और कोई भी जब दूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उन दूरी को प्रधान अक्ष पर लाना अनिवार्य होता है। इस परिस्थिति को प्रूव करने के लिए, इस परिस्थिति को
आगे बढ़ाने के लिए हम लोग NF को लगभग किसके बराबर मानते हैं, तो PF के मानते क्यों हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अगर दर्पण हो तो उसका झुकाव बहुत कम होता है। उस परिस्थिति में इस NF को धीरे धीरे अगर हम लोग इस दर्पण पे लाते हैं तो यह NF का मान लगभग किसके बराबर हो जाता है, PF के थोड़ा सा अंतर होता है। इसीलिए हम लोग NF को किसके बराबर लिख देते हैं, PF के। अब देखो तो CF बराबर है NF के, CF बराबर है NF के और NF बराबर है PF के, यानी कि NF का मान 5 होगा तो CF का भी मान 5 और NF का मान 5 है तो PF का भी मान 5। इसलिए जब NF के बराबर CF है और NF के बराबर PF है तो आपका CF और PF भी आपस में क्या होगा, बराबर। इसलिए CF बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF। चलिए एक बार और इसको देखते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देखते हैं। कमेंट में जरूर लिखिएगा जी सर हमको समझ में आया कि नहीं, कहां पे दिक्कत है, फिर बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति समझ में आ गया, ये भी समझ में, रचना प्रमाण से देखते हैं। प्रमाण में क्या करना है, किसमें का कोण 1 किसमें किसके बराबर है, 2 के, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। हमने लिख दिया कोण 1 बराबर 2 परावर्तन के क्या जी, नियम से। इसको समीकरण 1 माना। कोण 1 बराबर है 2 के, ये अंत एकांतर कोण है या एकांतर अंत कोण है, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं तो दोनों के बायां पक्ष आपस में बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो गया, यानी कोण 2 बराबर कोण 3 आ गया। जैसे एक त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है वैसे उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि CNF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके 2 भुजा भी आपस में बराबर होगा। और कौन भुजा बराबर होगा, जो कोण बराबर होता है उसी के सामने की भुजा, यानी कि 2 के सामने की भुजा CF और 3 के सामने की भुजा NF, ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। हमने इसको लिख दिया CF बराबर NF। अब जब CF बराबर हो गया NF के और यह NF लगभग किसके बराबर होता है, PF के, लिख देते हैं दोनों में लेस मात्र अंतर के कारण। अब जब NF के बराबर PF भी हो गया और NF के बराबर CF भी है तो PF और CF भी आपस में बराबर होगा, इसलिए CF बराबर PF को हमने लिख दिया। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, खूब प्रेम से देखेंगे, जहां दिक्कत होगा वहां पूछेंगे। अब लिखते हैं, बताइए आप लोग लिखेंगे, चूंकि PF प्लस CF, PF प्लस CF बराबर, बाबू PF को और CF को जोड़ देंगे तो पूरा PC हो गया, तो लिखेंगे PC। एक कोई दिक्कत है, यानी कि PF को और CF को हमने जोड़ दिया तो पूरा दोनों को जोड़ने के बाद बड़ा 5 से मेरा PC नहीं हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, देखेंगे, चिन्ह परिपाटी छोड़ो, अभी नहीं पढ़े हैं, अभी इसका दूरी पढ़े हैं कि P से लेकर F के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। P से F के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो F से सूचित करते हैं। प्लस समझ में आया ना, P से लेकर F के दूरी को फोकस दूरी और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो छोटा F से। प्लस CF हमने लिखा है। अब ये CF जो है, ये CF किसके बराबर है, तो PF के। अगर PF का मान 5 होगा तो CF का भी मान 5 होगा। अगर PF का मान F है तो CF के भी मान कितना होगा, F होगा। बराबर P से लेकर, यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, तो R से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। अब देखते हैं, F को जोड़ दिया तो 2F बराबर R, यानी कि F बराबर R और 2 गुना में इधर गया तो भाग, यानी कि F बराबर R बाई क्या जी, 2। हमने क्या किया, दर्पण में, ये अवतल दर्पण में सिद्ध किया F बराबर R बाई 2। किसी को कोई प्रॉब्लम है,
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ये कौन से दर्पण में हमने प्रूफ किया, अवतल में। अब हमको प्रूफ करना है उत्तल में। कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में। चलिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध किया जाता है, F बराबर R/2। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में। अगर आप अवतल दर्पण वाला पढ़ चुके हैं तो उत्तल दर्पण वाला आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए आप लोग को सबसे पहले दिमाग में आया होगी सर हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो हमने एक फिगर बनाया। ये दर्पण मेरा कौन दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इधर से ना बनाकर बनाया गया है, तो यह हमारा वक्रता केंद्र C हो गया। इस दर्पण के मध्य बिंदु को बीच में ध्रुव कहते हैं और ध्रुव और P से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब क्या करते हैं, इस पे देखिए किसी भी प्रकाश के किरणों को दर्पण के आगे से मारते, जहां परावर्तक सतह होता है, जिधर पेंट होता है उधर हम लोग प्रकाश की किरणों को नहीं डालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर प्रकाश की किरणों को आपतित कराएं, ध्यान से देखना। और प्रकाश की किरणों को जब आपतित कराएं तो आपतित कराने के बाद हम देखते हैं कि अब क्या करते हैं, एक किरण तो आपतित हो गई और आपतित के बाद यहां से ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार यहां से परावर्तित हो जाएगी। ये तो पीछे जाएगी नहीं, लेकिन यह पीछे जाती हुई प्रतीत होगी। और जब ये पीछे जाती हुई प्रतीत होगी तो इसी रेखा को हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं, जो कि आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बताए थे कि काल्पनिक कटान। और यहां पर मुख्य फोकस F हुआ, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, इसको A और इसको B माने ना। इसको मान लेते हैं P, नहीं P तो ले लिया है, इसको Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q। अब चलिए सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तो उत्पत्ति। क्या लिखना है, उत्पत्ति। उत्पत्ति तो आप लोग को ढंग आ गया होगा, यानी लिखना है कि माना कि AB एक उत्तल दर्पण है, माना कि AB एक उत्तल दर्पण है जिस पर MN किरण आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद तथा परावर्तित हो जाती है, तथा परावर्तन के बाद F से जाती हुई, F से जाती नहीं है, यहां तो चली गई, ये जाती हुई, F से जाती हुई प्रतीत होती है। तो अब लिखेंगे क्या जी, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। अब हमको प्रूफ करना है F बराबर R/2, यानी कि सिद्ध करना है उत्तल दर्पण में F बराबर R/2। अब हम देखते हैं कि जब यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में लंब डालते हैं ना। जब ये लंब डालेंगे और इस लंब को आगे बढ़ाएंगे तो यह लंब C से होकर चला जाएगा। अब इसके रचना में क्या करेंगे कि CN को मिलाया और इसको O तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया, O तक। और इसको O तक इसीलिए बढ़ाया क्योंकि O तक जब बढ़ाएंगे तो यह मेरा कोण आपतन कोण, तो ये मेरा कोण परावर्तन कोण। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी कि कोण 1, 2, 3 और कितना मान लिया, 4। अब रचना में क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे कि CN को मिलाया तथा O तक बढ़ाया, या ऐसे भी लिख सकते हो ON को लंब डाला और C तक इसको बढ़ाया।
ऐसे भी लिख सकते तो हो, क्योंकि ओ एन इस एन बिंदु पर परपेंडिकुलर होता है। जब इस सरफेस पर हम लोग इस तरह लंब डालेंगे तो ये लंब इसी परपेंडिकुलर इसी सरफेस पर यह क्या होता है, लंब होता है। अब देखते हैं इसको प्रमाण में। इतना तो सबको समझ में आया ना। अब देखो ध्यान से, कोण एक कोण किसके बराबर, 2 के। कोण 1 बराबर 2 परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। तो कोण 1 बराबर कोण हमने क्या लिख दिया जी, तो 2। कोई दिक्कत। अब देखो यह कोण जो 2 है वह 2 कोण 3 के बराबर है। यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है ना। जब इस तरह का क्रॉस होता है तो दोनों कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण 2 कोण इसमें किसके बराबर है, 3 के। तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसको समीकरण 2 हमने मान लिया। अब देखते हैं एक और चीज ध्यान देना है। जब 2 रेखा समानांतर हो, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पे जो कोण बनता है उन कोणों को हम लोग संगत कोण कहते हैं। और ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर होता है। यानी यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है। ध्यान देना, ये एमएन किरण इस प्रधान अक्ष के समानांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा ओसी काटता है इस तरह। जब ओसी काटेगा तो यहां पर बना कोण 1 इसमें किसके बराबर होगा जी, तो 4 के। और कोण 1 और 4 ये दोनों कौन कोण है, तो संगत कोण है। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4, ये कोण हमारा हो गया संगत कोण। कौन कोण है जी, संगत कोण है। इसको इक्वेशन सेकंड थर्ड। अब देखो कि कोण 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, और 1 बराबर है 4 के। इसका अर्थ है कि ये सभी कोण आपस में बराबर हो गया। यानी 1 के बराबर 2, 1 के बराबर 4 और 2 के बराबर 3। 1 का मान 30 तो 2 का भी मान 30, और 2 का मान 30 तो 3 का भी मान 30, और 1 का मान जब 30 था तो 4 का भी मान 30। इसका अर्थ है कि ये चारों कोण आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन हमको मतलब तो केवल त्रिभुज वाले कोण से ना है। यानी कि कोण 3 भी कोण किसके बराबर होगा, 4 के। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, यानी कि कोण, इसलिए कोण 3 बराबर कोण कितना जी, 4। अब बाबू देखो को कि कोण 3 कोण 4 के बराबर आ गया, तो सेम अवतल दर्पण की तरह कि CNF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज CNF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके 2 भुजा बराबर होगा। वो भी कौन कौन, तो CF बराबर होगा NF के, इसलिए CF बराबर NF। यहां पर लिखेंगे समान कोण की समुख भुजा, समुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। कोई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखते क्या है, जब इतना आ गया अब देखो क्या है। अब क्या लिखे कि यह जो NF है यह लगभग किसके बराबर होता है, PF के। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि NF बराबर PF, और यहां पर लिखेंगे दोनों में लेस मात्र अंतर के कारण, अंतर के कारण। लेस का अर्थ इसके पहले वाले में बताए थे, यानी लेस का अर्थ होता बहुत कम अंतर होता है। अब देखिए कि NF के बराबर है PF और NF के बराबर है CF, तो एक ही के बराबर जब दोनों है तो दोनों भी परस्पर बराबर होगा। इसलिए इसमें CF बराबर होगा किसके, PF का। इसलिए PF प्लस CF बराबर PC, यानी कि PF प्लस CF बराबर PC होगा ना।
अब बताओ तुम लोग, P से F के दूरी को फोकस दूरी, अब PF का मान F तो CF का भी मान F, क्योंकि CF PF के बराबर है। P से लेकर C के दूरी को R कहते हैं। अब F को जोड़ दिया तो 2F बराबर R, यानी कि F बराबर R/2। देखिए तो हमने इसको प्रूव कर दिया ना, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, तो F बराबर R/ क्या जी 2, F बराबर R/2। इसमें किसी को कोई डाउट? जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूछिएगा हमसे, या तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9572585099। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके जो भी दिक्कत होगा आप लोग उसमें हमसे पूछ सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट समझ में आया ना? कोई दिक्कत होगा डायरेक्ट हमसे पूछिएगा। चलिए, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड के लिए है, ध्यान सुनिएगा, उसको नोट में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। यानी कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, या दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी, 2 गुनी। यानी कि दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। या वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगा तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए, ओके। और बढ़िया से वीडियो को देखें, इसको फेयर बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, कैसा आपको ये क्लास लगा। आप इसको पूरा प्रूफ कर सकते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ओके बाय।